अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप सबको आवाज़ आ रही है? ओके। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में, आप लोगों को याद होगा, रेडाई के 3 एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। सही है? ये लैब क्यों नहीं चल रहा? ये ऑब्जेक्शन डिस्कस कर लिया था। उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। सही है भाई? तो जब रेडाई साहब ने अपने ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स दे दिए बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए, बायोजेनेसिस को सपोर्ट करने के लिए, सॉरी, तो उसके बाद जाहिर है जो ए बायोजेनेसिस के जो सपोर्टर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, जो ए बायोजेनेसिस को मानते थे, वो चुप करके तो नहीं बैठेंगे ना। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करना शुरू किया ताकि वो अपनी बात को प्रूव कर सकें। सही है? तो रेडाई के इन 3 एक्सपेरिमेंट्स के बाद आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन निथम। सही है? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट पेश किया ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट करने के लिए। तो उनका ये एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? निथम्स एक्सपेरिमेंट कहलाता है। सही है? अच्छा, अब मैं आप लोगों को पहले इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर आप लोग जो है वो ये लिखा हुआ देख लीजिएगा। ये इसकी डायग्राम है। उन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर के अंदर ये एक कंटेनर लिया उन्होंने, सही है, एक फ्लास्क लिया, और उसके अंदर इन्होंने क्या डाला? इन्होंने पानी डाला और ग्लूकोज डाला यानी शुगर डाला, और इसके अलावा ईस्ट डाली। यीस्ट आपको पता है ना, जो फंजाई की एक टाइप होती है यीस्ट। फंजाई होती है बेसिकली, जो खमीर बनाने में भी इस्तेमाल होती है ना, वो क्या कहलाती है? यीस्ट कहलाती है। तो उन्होंने एक समझ लें एक कंटेनर के अंदर शोरबा बना रहे थे ये। इन्होंने पानी डाला और ग्लूकोज यानी शुगर डाली और ना यीस्ट डाल दिया, और उसको क्या करने लग गए? ये बॉईल करने लग गए। सही है? ब्रॉथ कहते हैं ना उसको, जो शोरबा टाइप का होता है, ग्रेवी, उसको ब्रॉथ कहते हैं। तो ये उन्होंने उसको हीट करना शुरू कर दिया। सही है? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दिया। सही है? अच्छा, इस डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ है। इस डायग्राम में कवर्ड नहीं किया हुआ फ्लास्क को, जबकि ये पूरा वक्त फ्लास्क को ओपन नहीं करते। सही है? ये इन्होंने क्या किया कि फ्लास्क को जो मतलब जो ब्रॉथ थी उसको ठंडा होने के लिए रखा 2 से 3 मिनट, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसको कवर्ड कर दिया। आपने देखा है वो शराब की बॉटल्स जो होती हैं मूवीज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपना शराब की बॉटल्स होती हैं उसमें इस तरह से कॉर्क डला हुआ होता है। हाँ, सही बोल रही है भाई आयशा। ये यूं करके ना कॉर्क डला हुआ होता है। टॉम एंड जेरी के अंदर भी ना, जब टॉम, वो आपको याद होगा, जब वो दूध की बॉटल्स रख कर जाते हैं वो, तो उन दूध की बोतलों में भी इसी तरह का कॉर्क लगा हुआ होता है। सही है? तो इन्होंने क्या किया, जब इस ब्रॉथ को इन्होंने हीट कर लिया तो उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद उन्होंने क्या किया? इसको बंद कर दिया, हीट को खत्म किया। सही है? चूल्हे को बंद किया, और 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? लिड को कवर कर दिया कॉर्क के थ्रू। सही है? काफी दिन गुजर गए, ये टाइम बना हुआ है ना, घड़ी बनी हुई है, तो काफी टाइम जब गुजर गया उसके बाद उन्होंने क्या किया? इस लिड को रिमूव किया, कॉर्क को रिमूव किया, और उस ब्रॉथ को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको पता चला कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। तो इससे इन्होंने ये बात बोली कि अब देखिए ये चीज इन्होंने क्या बोला कि ये तो कवर्ड थी, इसका जो लिड था वो तो कवर्ड था, और अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद था नहीं, फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर ग्रो कर गए। सही है? तो इससे निदम साहब ने ये बात कंक्लूड की कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग से बन सकते हैं। ये ब्रॉथ जो था ये नॉन लिविंग था ना, ऑब्वियसली हीटेड ब्रॉथ था, तो इसके अंदर कुछ भी लिविंग नहीं था। लेकिन इसको भी जब कुछ दिन उन्होंने कंटेनर के अंदर बंद करके रखा तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपेयर हो गए। इससे इन्होंने ये बात कंक्लूड की कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन स्पॉन्टेनियसली फॉर्म फ्रॉम
लिविंग ऑर्गेन नॉन लिविंग थिंग, सॉरी। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। तो प्रोसीजर में क्या लिखा है, ही बॉइल्ड सम मीट इन अ कंटेनर एंड ट्रांसफर्ड द ग्रेवी इनटू अ फ्लास्क। सही है। बेसिकली सिर्फ मीट नहीं था, मीट के साथ जो है वो यीस्ट था और ग्लूकोज भी था और पानी भी था ऑब्वियसली, तभी तो ग्रेवी बनेगी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद फ्लास्क को एक कॉर्क से कवर कर दिया। ऑब्जर्व क्या किया इन्होंने, आफ्टर सम डेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपीयर्ड इन द ग्रेवी। सही है। जिससे उन्होंने ये रिजल्ट कंक्लूड किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। सही है। क्या लिखा हुआ है बेटा नोट्स के अंदर, क्या लिखा है आयशा? नोट्स में क्या लिखा हुआ है? नोट्स में ये लिखा हुआ है कि ही बॉइल्ड मीट। मीट तो था, बट मीट के साथ उन्होंने ईस्ट और ग्रेवी भी, सॉरी अपना ग्लूकोज भी डाला था। अगर आपकी बुक में मेंशन नहीं है ना, मैंने बेसिकली ये विकिपीडिया से स्टडी किया था। तो अगर बुक में मेंशन नहीं है तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना बेसिकली निदम एक्सपेरिमेंट, इसमें देखे मैंने मीट का जिक्र ही किया हुआ है। सही है। तो अगर आपके उसमें बुक में यही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर इसी बात को समझ लीजिए कि मीट और पानी था। सही है। जिसकी वजह मैंने बेसिकली विकिपीडिया से देखा था, तो उसमें उन्होंने ईस्ट और ग्लूकोज का भी जिक्र किया हुआ था। बट ये जो मैंने निदम्स एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है ना, ये एग्जैक्टली वही है जो आप बता रही हैं। सही है। तो मीट को इन्होंने ऐसे ही समझ लीजिए फिर कि मीट को इन्होंने पानी में जो है वो बॉईल किया, और उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम के बाद उसको कवर्ड किया, एंड देन उन्होंने जब स्टडी किया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। सही है। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। तो ये डायग्राम थी बहरहाल। अब जब इनकी तरफ से ये गुस्ताखाना एक्सपेरिमेंट हुआ, तो जो बायोजेनेसिस के सपोर्टर्स थे वो फिर सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई जब आपने मीट को गर्म किया था, उसके बाद आपने ठंडा होने के लिए 2 से 3 मिनट रखा था, क्या उन 2 से 3 मिनट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा के थ्रू उड़कर अंदर नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। तो वो चले गए 1 से 2 अंदर, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया। और जब आपने कुछ दिनों के बाद उस ग्रेवी को माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, तो आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले। ये बोला बायोजेनेसिस के सपोर्टर्स ने। सही है। अब बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए पैस्चर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, लुइस पैस्चर इनका नाम है। सही है। पूरा इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको पैस्चर्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है। तो ही प्रूव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस। देखें, अगर आप दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सही है। अगर एक क्वेश्चन आता है हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस, और आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं एरिस्टोटल, पैस्चर, रेडाई, निधम। हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट, आंसर बताएं भाई, आप लोगों का आंसर क्या होगा? द क्वेश्चन इज हु या विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट proposed the concept of biogenesis? एरिस्टोटल, पैस्चर, रेडाई, निधम। आयशा ने फौरन कलाबाजी मारी, एरिस्टोटल से रेडाई हो गया। बहरहाल रेडाई इज द करेक्ट आंसर, एक्सेलेंट आंसर भाई। तो रेडाई साहब ने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट। बट अगर क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि हु प्रूव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस, तो आंसर आपके पास क्या होगा? पैस्चर होगा। सही है। तो रेडाई प्रपोज्ड एंड पैस्चर प्रूव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस। ये बात ख्याल रखिएगा, एमसीक्यूज में जो ग्रामर दी हुई होती है, जो वोकेबलरी दी हुई होती है ना, उस पे भी गौर करना जरूरी होता है। आपके लेवल पे हो सकता है कि इतना ज्यादा ग्रामेटिकल जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, जिससे ग्रामर से भी आंसर्स बदल सकते हैं, वैसे वाले ना आए। लेकिन आपको देखें, अक्लमंद इंसान वो होता है जो दूरंदेश हो, जो अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। सही है। तो आगे जाकर इंटर में फॉर एग्जाम्पल, या जब आप लोगों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, तो ग्रामेटिकल जो खेल होता है ना एग्जामिनर्स का, ये बहुत होता है। वो हल्की सी ग्रामर चेंज करते हैं और आंसर पूरा बदल जाता है। तो कोशिश ये करें कि आप लोग दूरंदेश बने थोड़ा सा, और इस चीज की प्रैक्टिस अभी से करें। सही है। तो बहरहाल पैस्चर प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस। अब इनकी हम डायग्राम समझ लेते हैं कि इन्होंने किया क्या था, फिर हम ये लंबे चौड़े दास्तान पे आएंगे।
अच्छा जी, तो पेस्टर साहब ने क्या किया था, ऊपर वाली डायग्राम को देखिएगा सिर्फ। इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक इन्होंने फ्लास्क लिया, और उस फ्लास्क का जो मुंह था ना, उसको आप देखें, ये एस शेप्ड ट्यूब जो है, एस शेप्ड फनल जो है, इससे कवर्ड कर दिया। सही है। उसके बाद और इसके अंदर क्या भरा हुआ था, इसके अंदर वही सारा माल भरा हुआ था। इसके अंदर ग्लूकोज था, ईस्ट था, वाटर था, सारी वही चीजें थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको हीट करना शुरू कर दिया। सही है। हीट कर, अच्छा, ये जो एस शेप्ड फनल है, ये आगे से खुली हुई है। सही है, ये यहां से खुली हुई थी, तो जितना भी धुआं था, जितना भी स्टीम था, वो सारा का सारा बाहर जा रहा था। तो अब जो एक चीज बाहर जा सकती है, तो अंदर आने का भी रास्ता होता है। सही है, तो चीजें अंदर भी आ सकती हैं। बहरहाल, तो इन्होंने इस फ्लास्क को हीट किया, कंटेनर को, और इसके ऊपर जो फनल थी, एस शेप फनल, सारा स्टीम उससे बाहर निकल रहा था। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि इन्होंने हीट करना बंद कर दिया, और उसके बाद इंतजार किया। लेकिन जैसे आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर कोई ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो ओपनिंग थी ना, ये वाली जो ओपनिंग थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे घुस तो रहे थे अंदर, लेकिन क्योंकि ये फनल सीधी नहीं थी। अगर सीधी फनल होती ना, अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह की फनल होती, ऐसी फनल होती, तो आराम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा सकते थे, उनका रास्ता जाने का बहुत आसान हो जाता। सही है। लेकिन क्योंकि ये एस शेप्ड फनल है, तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसना तो शुरू हुए, लेकिन वो इस जगह पर जाकर, यहां पे जाकर क्या हो गए, स्टक हो गए। इससे आगे बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि टेढ़ी फनल है ना, तो वो आगे मूव ही नहीं कर पाए। समझ में आ रही है बात? तो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर ब्रॉथ के जा ही नहीं पाए, यहां तक वो पहुंच ही नहीं पाए, तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो थी, काफी दिन के बाद भी पेस्टर साहब को नहीं मिली। सही है। तो इससे इन्होंने, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो नीचे वाली डायग्राम है, उसमें आप देखें इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नेक थी ना, ये जो एस शेप फनल थी, ये पूरी तोड़ डाली। जब ये तोड़ दी, तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या हुआ बेटा, सीधा रास्ता मिल गया ब्रॉथ तक जाने का। ये रहा वो सीधा रास्ता। तो वो आराम से जो है, वो पूरा अपना सीधा 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 करके ब्रॉथ तक चले गए, और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ मिलने लग गई। सही है। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पहले वाला जो निधन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टाइम मिल गया था अंदर जाने का, जो मैंने आपको पहले बताई थी बात, कि उन्होंने हीट करने के बाद जब कवर किया, उसके बीच में कुछ मिनट्स का ब्रेक था। सही है। तो उस ब्रेक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चले गए थे। जबकि पेस्टर साहब ने यही करके दिखाया। बिल्कुल पहले उन्होंने कोई ब्रेक नहीं दिया, पहले से ये जो इनका कंटेनर था, वो कवर्ड था एस शेप फनल से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यहाँ इस वाली डायग्राम में देखें भाई, ऊपर वाली में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अंदर घुसने की तो कोशिश की, लेकिन इस जगह पर आकर वो फंस गए, क्योंकि टेढ़ी ट्यूब थी, वो अंदर जा ही नहीं पाए, तो कोई ग्रोथ नहीं मिली अंदर। जबकि जो सेकंड डायग्राम है, इसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने फनल का जो मुंह था, वो तोड़ दिया। सही है। मुंह जब तोड़ा उन्होंने, तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल सीधा रास्ता मिल गया जाने का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से ब्रॉथ के अंदर चले गए, और कुछ दिनों बाद यहाँ पर पूरी एक फौज मिलने लग गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि भाई माइक्रो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बन सकते हैं। कोई आपको फालतू की लॉजिक पेश करने की, रॉकेट साइंस पेश करने की जरूरत नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग से बन सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग बीइंग्स। इन्होंने फाइनली प्रूव कर दिया कॉन्सेप्ट। सही है। तो ये इनका पूरा एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया भाई, कंटेनर के अंदर वाटर लिया, ग्लूकोज लिया, ईस्ट लिया। सही है। और उसके बाद उसको चूल्हे पे रखा, और उसको तबीयत से जो है वो, कहाँ चला गया, तबीयत से जो है वो उसको हीट किया, और एस शेप्ड फ्लास्क से जो है वो कंटेनर कवर्ड था। स्टीम तो बाहर जा पा रही थी, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं घुस पाए। तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, ही ऑब्जर्व दैट आफ्टर मेनी डेज नो ऑर्गेनिजम्स ग्रू in the container. सही है, in the gravy, because organisms got stuck in the funnel and couldn't reach the gravy. ठीक है। रिजल्ट इन्होंने फाइनली प्रूव कर दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बन सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहां तक? कोई क्वेश्चन? ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं अभी थोड़ी देर में। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
चलें आगे भाई, सब बता दें जल्दी जल्दी। ओके, तो आई एम रियली सॉरी, मैं आज आप लोगों का क्विज नहीं ले पाई फिर से। बट मैंने यही सोचा कि अभी आप लोगों का बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस का जो टॉपिक है वो बीच में फंसा हुआ है, निधैम और पैस्चर का एक्सपेरिमेंट रह गया था, तो इसलिए मैंने आज जो है वो क्विज स्किप कर दिया। बट अब आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, सही है। तो कल आप लोगों से जो है मैं इस पे क्विज लूंगी, ठीक है। आप लोगों ने पढ़कर आना है, बल्कि एक काम करिएगा, आप लोग पूरा चैप्टर ही रिवाइज कर लीजिएगा। मैं जो हूँ वो ओके वजी एक्साइटेड है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों ने एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस किए थे, जो क्विज पहले भी हो चुके हैं, वो हम जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं उनके आंसर्स, ताकि आप लोगों को पता चल जाए भाई आप लोगों ने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की थी, ठीक है। अभी जो स्लाइड चल रही है छोटी सी, वो आप लोगों को नजर आ रही है? अच्छा जी, तो मैं जल्दी जल्दी वो स्लाइड निकाल लेती हूँ कोई इसकी। हम्म, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि कौन सा स्टेटमेंट बायो के लिए ट्रू है। इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद नॉन लिविंग थिंग्स, एंड इट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। पहले तो हम निकाल देते हैं फालतू जो आंसर्स हैं उनको, ठीक है। बायो इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, नो, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, बायो का मतलब ही लाइफ होता है, तो ये आंसर भी नहीं है, तो बी और डी तो नहीं है, ठीक है। अब ए और सी में कंफ्यूजन थी, और कुछ बच्चों ने ए लिखा था और कुछ ने सी लिखा था, ज्यादातर ने सी लिखा था। बट द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद सम नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने आप लोगों को बायो की डेफिनेशन में भी बताया था कि ये गलत कॉन्सेप्ट है कि बायो में सिर्फ लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं, सही है। हम कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, ये वो चीजें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर असरअंदाज हो रही होती हैं। पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, सॉइल हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। अगर सॉइल ना हो तो जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं वो ना निकलें, ठीक है। प्लांट्स ग्रो ना करें, और अगर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, सही है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी भी जो है वो हम बायो में करते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स की। आप डेस्क को, चेयर को, कंप्यूटर को, ये सब को नहीं इन सब चीजों को नहीं पढ़ेंगे, बट जो लिविंग थिंग्स पे असरअंदाज होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, उनको स्टडी करेंगे, सही है। बहरहाल, तो ये करेक्ट आंसर जो था इसका सी था। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन लाइफ। डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, नन ऑफ द अबव। क्या इनमें से नहीं होता लाइफ के अंदर? डाइजेशन होती है, यानी खाने को हजम करना, खाना खाना, तो हम खाते हैं ना। रिप्रोडक्शन होती है, हम अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। ग्रोथ होती है, हम इतने से पैदा हुए थे, इतने बड़े होके लैपटॉप के सामने बैठे हैं, तो ये तीनों चीजें तो होती हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? नन ऑफ द अबव, सही है। इनमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट? एवरी ऑप्शन फ्रॉम ए टू सी इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Next question, organisms which are made up of two or more cells are called simple organisms, multicellular organisms, unicellular organisms, both A and B. अब देखें, एक चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, वो मैं अभी बता देती हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने हुए होते हैं ना, उनको सिंपल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। यूनिसेलुलर को सिंपल भी कहा, क्योंकि वो इतने सिंपल तो होते हैं, एक ही सेल से बने हुए हैं।
तो ज्यादा इनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, तो उनको सिंपल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मल्टी सेल्यूलर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो क्या था, मल्टी सेल्यूलर, सही है, जो दो या दो से ज्यादा सेल्स से बनते हैं। और मल्टी सेल्यूलर को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है, यानी मुश्किल ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली जो दो या दो से ज्यादा सेल्स से बने हुए हैं, अब हमें देखें हम 2.5 ट्रिलियन सेल्स से बने हुए हैं, आंखों के हजारों लाखों सेल्स हैं, स्टमक के लाखों करोड़ों सेल्स हैं, सही है, तो हम इतने सेल्स से बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, ये कहीं लिख लीजिएगा। लेकिन इसका आंसर क्या था, करेक्ट जो था वो मल्टी सेलुलर था। वेरी गुड। ओके, which organism or organisms were placed in zoology? Animals and similar organisms, plants and similar organisms, bacteria, fungi. Zoo का मतलब ही animals होता है, तो animals and similar organisms, ठीक है। अच्छा जी, विच वन इज नॉट अ मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी? सही है, हमने देखें एक तो मेन ब्रांच पढ़ी थी, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद जो हमने मॉर्फोलॉजी से लेके बायोटेक्नोलॉजी तक पढ़ी थी ना, वो भी मेन ब्रांचेस ही काउंट होती हैं, किसकी, जोलॉजी, बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री की, और माइक्रोबायोलॉजी की, सॉरी, ठीक है। अदर ब्रांचेस हमने बाद में पढ़ी थी, तो इनके ऑप्शंस में देख लें, बायोफिजिक्स, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। साफ आंसर पता चल रहा है, बायोफिजिक्स। अच्छा जी, ये हमारा नेक्स्ट क्विज था। इन अ फॉरेस्ट, साइंटिस्ट्स फाउंड अ पीस ऑफ फिंगर, scientists found a piece of, one second, a piece of finger, and they got to know that this is 3000 years old. अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो रहा है भाई। Okay, and this organism is not found in this world anymore. The study of this of that part is called embryology, paleontology, histology, biotechnology. आप लोगों ने इसका आंसर क्या लिखा था? बी, एग्जैक्टली exactly. अभी ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया था, ये मैंने बेसिकली एक रीसेंट स्टडी में बनाया था। मुझे ये पता चला, कोई वीडियो देखी थी मैंने शायद यूट्यूब पे, उसमें मुझे पता चला कि किसी एक फॉरेस्ट में एक कटी हुई उंगली जो है वो मिली है, और वो बेसिकली इंसानों के एंसेस्टर की मिली है, और तकरीबन कोई 3000 साल या 4-5 हजार साल इतनी पुरानी वो है। और अब वो और अब वो ह्यूमन की, वो मतलब हमसे पहले वाले इंसान थे वो, सही है। और अब उनकी जो टाइप है, अब उनकी जो स्पीशी है ना, वो यहाँ पे इस दुनिया में नहीं पाई जाती। तो इस एमसीक्यू को बनाने के पीछे ये इंस्पिरेशन थी, मुझे कहीं से पता चला था कि रिसेंटली अभी ऐसा कुछ वाकई हुआ है कि एक फिंगर जो है वो मिली है, और उसकी जब स्टडी की गई तो हमें ये पता, तो साइंसदानों को ये पता चला था कि ये ह्यूमंस के एंसेस्टर थे, सही है। यानी ह्यूमंस जो हैं उन्हीं के जैसे दिखने वाले थे एक ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वो ह्यूमंस नहीं थे, ट्रू ह्यूमंस नहीं थे, यानी वो बिल्कुल हमारे जैसे नहीं थे, बट हम हमसे ही सिमिलर कोई ऑर्गेनिज्म थे, सही है। तो हमारे ही समझ लें जीन, आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे जीनस स्पीशीज वगैरह, तो हमारे जीनस से बिलोंग करते थे वो। खैर, तो इसका राइट आंसर क्या है, पैलायोंटोलॉजी। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट is biochemistry is the study in which we study about biomolecules, chemical reaction in a living body, both A and B, none। क्या आंसर था आप लोगों का? बोथ ए एंड बी।
असरा ने बताया है और इकरा ने बताया। एक्सीलेंट आंसर भाई। हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में ये साफ साफ खुल्लम खुल्ला पढ़ा था भाई कि बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिकल रिएक्शंस इन अ लिविंग बॉडी। तो हम दोनों चीजों को पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, बल्कि हमने बायोमोलिक्यूल्स भी डिटेल में डिस्कस किए थे कि 4 होते हैं, और हमने केमिकल रिएक्शंस भी डिटेल में स्टडी किए थे कि 3 केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग बॉडी के अंदर। सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। हम दोनों चीजें पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नूरुल एन और अहमद अली। बेटा इसका आंसर करेक्ट जो था वो सी था। सही है, दोनों चीजें पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ओके, तो एक नया ऑर्गेनिज्म मिला साइंसदानों को अमेज़न के फॉरेस्ट में, जिसका उन्होंने नाम लिखा शार्लोट। सही है। अब उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है वो क्या कहलाएगी? बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी? जी, टेक्सोनॉमी। एक्सेलेंट आंसर। सही है भाई, नया ऑर्गेनिज्म मिला, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, नाम दिया और फिर उसको ग्रुप के अंदर भी रखा, तो इसकी स्टडी क्या कहलाएगी? टेक्सोनॉमी कहलाएगी। वेरी गुड। Next is study of relationship of organisms with their environment is called ecology, morphology, anatomy, physiology. Ecology, excellent answer. इसका एक और नाम होता है, कोई बताएगा ecology का एक और नाम? Ecology is also known as environmental biology. Excellent answer. Environmental biology. Very good. ये नूरुल एन है मेरे ख्याल में। आपका माइक खुला हुआ है, वो आपकी वीडियो खुली हुई है बेटा क्या? अच्छा जी। Your biology teacher gave you a heart and asked you to note the size, color, and shape of the heart. The study is called cytology, histology, morphology, embryology. जी, मॉर्फोलॉजी जैसे हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिज्म को बाहर से पढ़ना या किसी भी ऑर्गन को बाहर से पढ़ना, उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, ये सारी चीज क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। एक्सीलेंट आंसर। अच्छा, मेरे ख्याल में यहीं तक था। सही है, और उसके बाद कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे ना। मिल नहीं रहे ये क्वेश्चंस, कहाँ गए भाई कल वाले? मेरे ख्याल में इसमें है नहीं वो शायद। आ, पहला था मेरे ख्याल में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो थी, थ्योरी उसकी अपना हाइपोथेसिस की, वो क्या कहलाती है? उसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने क्या लिखा था? डिडक्शन कहलाती है ऑब्वियसली।
और दूसरा जो क्वेश्चन था वो मेरे ख्याल में अल खेल अल इबिल अल वहूश अल शाह वाला था, कि ये सारी बुक्स जो है वो किन्होंने लिखी हैं। तो आप लोगों ने उसका आंसर क्या मार्क किया था? अब्दुल मालिक असमाई, एक्सीलेंट आंसर। उसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने किए थे, मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन ये था कि हाइपोथेसिस व्हेन सपोर्टेड बाय रिजल्ट इट बिकम्स, तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या मार्क किया था? थ्योरी, एक्सीलेंट आंसर। जब हाइपोथेसिस को रिजल्ट सपोर्ट कर देता है तो वो थ्योरी बन जाती है, सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि किताबुल मनाजिर एंड मीजानुल हिकमा इज रिटन बाय इब्न, आपने इसका आंसर क्या लिखा था? इब्नुल हैशम, वेरी गुड। यही इसका करेक्ट आंसर था, सही है। और कोई क्वेश्चन था? एक फिफ्थ क्वेश्चन भी था, शायद मेरे दिमाग में नहीं आ रहा वो। मैंने उसी वक्त बनाकर पूछा था वो, तो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। हाँ, अच्छा, एक तो था कि हु डिस्कवर्ड सेल, उसमें आप लोगों ने क्या लिखा था भाई? सही बताया अकरा? सेल असरा, सेल चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवर किया था। एग्जैक्टली exactly, रॉबर्ट हुक ने किया था। वेरी गुड। और जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का मैंने पूछा था ना कि वो किसने पेश की थी, उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था चार्ल्स डार्विन, सही है। मेरे ख्याल में यही सारे एमसीक्यूज थे। अब हम जो है अब ये वाला चैप्टर हमारा ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ चल लेते हैं भाई। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। अभी आप लोगों को पता है टाइम क्या हो रहा है? टाइम बता दें भाई जल्दी से, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपना लेक्चर प्लान कर लें, कितना पढ़ाना है। सही, तो वी हैव 20 मिनट्स लेफ्ट। ओके, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। अच्छा, इस चैप्टर को आप लोगों की चैट गायब हो गई है और ना मुझे मिल नहीं रही है, वो सामने आ नहीं रही है। तो आप लोग जो भी कुछ बोल रहे होंगे ना वो मुझे नहीं समझ आ रहा होगा।